मैं मनोज कुमार पाल, रसायन विज्ञान प्रवक्ता, डाइट फर्रुखाबाद। आप सभी डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत यूनिट नंबर 3, जो कि भौतिक विज्ञान शिक्षण से संबंधित है, के टॉपिक सरल मशीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सरल मशीनों के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि मशीन क्या होता है। मशीन वो साधन हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी कार्य को बहुत शीघ्रता से, सुविधा से और सरलतापूर्वक कर लेते हैं, वो वस्तु मशीन कहलाती है। मशीन सरल भी होती हैं और मशीन जटिल भी होती हैं। सरल मशीनों के बारे में बताऊं कि सरल मशीनें वो उपकरण होती हैं जिनको चलाने के लिए हमें अपने पेशीय बल, मस्कुलर फोर्स का उपयोग किया जाता है, वो मशीनें कहलाती हैं सरल। और सरल मशीनों को चलाने के लिए हमें कोई भी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर हम जटिल मशीनों की बारे में बात कर लें तो जटिल मशीनें वो होती हैं जिनमें सरल मशीन तो वो होती हैं, इसके साथ साथ उनमें विद्युत मोटर, चेन, गियर, इन सब का उपयोग किया जाता है। यानी कि हमें उनको चलाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा के स्रोत की आवश्यकता होती है। तो उसमें साइकिल आती है, मोटरसाइकिल है ना, सिलाई मशीन है, कुट्टी काटने की मशीन है, बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं उसमें जो मशीनें चलती हैं वो सब जटिल मशीनें होती हैं। लेकिन आज हम विशेषतः सरल मशीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सरल मशीनें जो हम पढ़ेंगे उसमें नत समतल यानी कि झुका हुआ तल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहिया एवं धुरी और उत्तोलक, घिरनी, पच्चर और पेच, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं सरल मशीनों में नत समतल यानी कि झुके हुए तल के बारे में। सभी लोग देखते हैं कि जब नया नया घर बनाया जाता है तो उसको गली के जो तल है उससे काफ़ी ऊंचा रखा जाता है, जिससे कि भविष्य में उस गली के तल को ऊंचा उठे तो हमारा घर नीचा ना पड़ जाए। तो जब घर ऊंचा बनाया जाता है तो घर पर ऊपर चढ़ने के लिए या ऊपर से नीचे आने के लिए हम सीढ़ी का उपयोग करते हैं, और सीढ़ी के बीच में एक नत समतल बना लेते हैं जिसको झुका हुआ तल कहते हैं, जिस पर हम कोई भी चीज़, चाहे बाइक हो या और भी ऐसी कोई चीज़ हो, उसको उतारने में या चढ़ाने में हमें बहुत ही आसानी होती है। तो ऐसी स्थिति को हम नत समतल कहते हैं। तो जैसे कि हम प्राय देखते हैं, इस डायग्राम में आप देखिएगा कि दो व्यक्ति हैं, वो एक भारी से ड्रम को एक समतल बना लिया है, सीढ़ानुमा, देखिए आप सीढ़ीनुमा बना लिया है, उसकी सहायता से उस ड्रम को उस ट्रॉली पर चढ़ा रहे हैं। तो ये कार्य उनके लिए सुगम हो जा रहा है। और इधर हम देख रहे हैं कि एक पहाड़ है, पहाड़ पर रोड बनी हुई है। तो जो पहाड़ों पे जो रोड हैं वो बहुत ढलानदार हैं। तो ऐसी स्थिति में ये है कि वहाँ से कोई भी अगर वस्तु को ले जाना है या लाना है तो उस ढलानदार जो मार्ग है उसकी सहायता से आराम से ला जा सकते हैं। तो ये था नत समतल। अब हम बात कर लेते हैं धुरी एवं पहिया के बारे में। धुरी एवं पहिया, आप लोग सब जानते हैं कि पहिए का आविष्कार मनुष्य ने सबसे पहले किया था। और पहिया जो है वो अधिकतर जितने भी ऐसे साधन हैं जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचा देते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, रेलगाड़ी है, उन सभी में पहिया है। और पहिया के बिना वो सब अधूरा है उनका। तो पहिया एक बहुत ही सरल मशीन है। पहिया सरल मशीन है। और पहिया किस तरीके से कार्य करता है उसके बारे में मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए इस डायग्राम को आप देखिए कि इस पहले डायग्राम में अटैची को खिसकाया जा रहा है फर्श पर, उसमें कोई भी पहिया नहीं लगा है। दूसरे डायग्राम में देखिए फर्श पर अटैची को खिसकाया जा रहा है लेकिन उसमें नीचे पहिया लगा हुआ है। तो अब हम ये देखते हैं कि बिना पहियों वाली जो अटैची है उसको खिसकाने में हमें ज़्यादा मेहनत करने पड़ेगी। वजह क्या है उसकी कि पहियों के अभाव में अटैची को जब फर्श पर खिसकाएंगे तो फर्श द्वारा अटैची पर अधिक घर्षण बल कार्य करेगा, आरोपित होगा। स्पष्ट है कि पहिया जो है वो घर्षण बल को कम करता है। इसी तरीके से जब हम साइकिल
चलाते हैं उसमें पहिया घूमता है, तो साइकिल पहिया पतला होता है तो सड़क के बीच में और पहिए के बीच में टायर के पतले होने की वजह से घर्षण बल कम हो जाता है, इस वजह से साइकिल तेज चल पाती है। अब बात कर लेंगे धुरी के बारे में। तो धुरी आप देखते हैं कि साइकिल में जो पहिया लगा हुआ है वो केंद्र में जहाँ घूम रहा है, एक छड़ के माध्यम से छड़ पर घूम रहा है, उसी को धुरी कहते हैं। तो इस तरीके से पहिया और धुरी हैं वो दोनों ही सरल मशीन हैं। अब सरल मशीनों में जो विशेषता हम लोगों को ध्यान देने वाली जो सरल मशीन है वो है उत्तोलक। अब उत्तोलक है क्या? उत्तोलक के बारे में एक बहुत ही सिंपल मैं तरीके से बताऊं तो इस डायग्राम में देखिएगा आप ध्यान से कि एक व्यक्ति है, एक छड़ के माध्यम से एक पत्थर को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है या आगे खिसकाने की कोशिश कर रहा है। तो इस हम छड़ को कह सकते हैं कि एक लोहे की भारी सी छड़ है, इसको हम सब्बल कह सकते हैं, सब्बल कहते हैं, सब्बल है ये। और उसमें आप देखिएगा कि सब्बल का एक सिरा उस व्यक्ति के हाथ में है, हाथ में है, और वहीं से वो मनुष्य है वो बल लगा रहा है, यानी कि वो वहाँ से प्रयास कर रहा है, एफर्ट कर रहा है। इस स्थिति को हम कहेंगे आयास। जहाँ पर बल लगाया जाता है या एफर्ट किया जाता है उसको हम कहेंगे आयास, और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई से, ई फॉर एफर्ट, ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ई क्या है? आयास। अब हम आगे देखेंगे कि बीचों बीच की स्थिति में इस व्यक्ति ने सब्बल को एक छोटे से पत्थर पर टेक दिया, सहारा दे दिया है, और इस सहारे को हम कहते हैं आलंब। क्या कहते हैं? सहारे को आलंब कहते हैं, यानी कि टेक जो होगी उसको हम कहेंगे आलंब। तो आलंब को रिप्रेजेंट किया गया है एफ से। अब पत्थर को जो खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पत्थर जो कि बहुत भारी है, तो पत्थर जो खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पत्थर को रिप्रेजेंट किया जाएगा भार से, यानी कि वो भार को उठाने की कोशिश की जा रही है, तो वो है भार, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे डब्लू से। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही सिंपल आलम की स्थिति है कि आलम में मेनली 3 चीज़ें हैं, आयास, आलम और भार। सभी को एक बार फिर से समझ लेते हैं। आयास जहाँ से एफर्ट किया जाता है, बल लगाया जाता है। आलम टेक होती है, ठीक है, और दूसरी एक तरफ है भार, जो भार होता है जिसको हम वेट कहते हैं, तो वो भार है। तो 3 चीज़ें हो गई उस एक उत्तोलक में, जो कि एक सरल मशीन है। अब इन तीनों के पोजीशंस हैं के आधार पर उत्तोलक को 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रथम प्रकार के उत्तोलक कैसे होते हैं और उसमें इन तीनों की स्थिति क्या क्या होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में जो आलंब यानी कि टेक की जो स्थिति है वो भार और आयास के बीच में होती है, यानी कि बीच में आलंब होगा और एक तरफ आयास रहेगा और एक तरफ भार रहेगा। उदाहरण के लिए देख लेते हैं कैंची में बीच में पेच लगा हुआ है, वो टेक का काम कर रहा है। एक तरफ कैंची जो हाथ से चलाई जाती है वहाँ से हम बल लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ किसी चीज़ को काटना या कोई चीज़ दबाए हुए हैं तो वो चीज़ है भार। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसमें तुला है, हैंड पंप है, सड़ासी है, सब्बल है, और इस तरीके से ये सभी जो एग्जाम्पल हैं वो प्रथम प्रकार के उत्तोलक हैं। इसमें एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल और है सीसॉ का झूला। सीसॉ का झूला होता है, बीच में टेक होती है और बच्चे दोनों तरफ बैठ जाते हैं। एक बच्चा कभी भार का काम करता है तो एक आयास का एक ताकत लगाता है तो दूसरा बच्चा ऊपर उठ जाता है। तो जो बच्चा ताकत लगा रहा है वो हो गया आयास वाली स्थिति, जो बच्चा ऊपर उठ गया वो भार वाली स्थिति होगी। बीच में टेक लगा हुआ है तो सीसो वाला जो झूला है वो भी प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आ जाएगा। कैंची है, इस तरीके से कुछ इसके उदाहरण हैं। इसमें एक अच्छा उदाहरण ये भी है कि जो कील को निकालने वाली जो एक हथौड़ी टाइप की होती है तो वो भी प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आती है। तो इस तरीके से ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक थे। अब द्वितीय प्रकार के उत्तोलक को जान लेते हैं। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है कि
ऐसी द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की स्थिति मैं आपको बता दूं कि जो आलंब है यानी कि टेक और आयास यानी कि वल के बीच में भार होता है, यानी कि जो भार की स्थिति है वो आलंब और आयास के बीच में होगी। तो एक सिंपल से एग्जांपल को देख लेते हैं कि एक कूड़ा ले जाने वाली मशीन है। कूड़ा ले जाने वाली मशीन में आप टेक देखेंगे, टेक जो पहिया है, पहिए पे टेक है, तो ये हो गया आलंब, और बीचों बीच में भार रखा हुआ है, वजन रखा हुआ है, तो वो हो गया भार, और हाथ से जो ये ठेला पकड़ा जाएगा तो वो वहाँ पर बल लगाया जाएगा। तो इस तरीके से भार की जो स्थिति है वो आलंब और आयास के बीचों बीच में है। इसी तरीके से सरौता वाला स्थिति है, सरौता भी इसी तरीके से द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है, और इधर केरी कट्टा भी इसी प्रकार का उत्तोलक है। और तो इन उदाहरण को आप अच्छी तरीके से जान भी लेंगे। और जो नाव होती है, नाव जो नाविक चलाता है वो भी द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। और एक चाबी जिससे कि कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल की ढक्कन खोली जाती है वो भी द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आती है। अब हम जान लेते हैं तृतीय प्रकार के उत्तोलक के बारे में। जो तृतीय प्रकार के उत्तोलक हैं उनकी देखिए स्थिति, जो भार है तथा आलंब यानी कि टेक, उसके मध्य में आयास होता है यानी कि बल होता है, यानी कि जो भार और आलंब के बीच में आयास की स्थिति होगी। अब इसके लिए एक बहुत सी छोटा सा अच्छा सा एग्जाम्पल है चिमटा। अब चिमटा में देखिए आप, चिमटे में हमेशा क्या स्थिति होती है कि भार को हम यहाँ से पकड़ते हैं, यानी किसी चीज़ को पकड़ने के लिए हम इस पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं, और बल कहाँ लगाते हैं, बीचों बीच में। बल कहाँ लगा रहे हैं, बीचों बीच में लगा रहे हैं। और टेक कहाँ है, आलंब कहाँ है, इधर सबसे बाद में, यानी कि जो बल की आयास की स्थिति है वो भार और आलंब के बीचों बीच में है। तो इस तरीके से ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हाथ से किसी भी भार को थामना। एक व्यक्ति है वो किसी भी वजन को उठाए हुए है, तो ऐसी स्थिति में देखिए भार जो है वो बाईं तरफ है, और आलंब टेक जो है वो कोहनी की हड्डी है, टेक जिस पर लिए हुए हैं, किसी चीज़ पर रखे हुए हैं, वो बिल्कुल दाहिने हाथ पे है। और बीच में जो पेशी बल काम कर रहा है, बल जो काम कर रहा है, एफर्ट काम कर रहा है, आयास, वो बीचों बीच में है। तो इस तरीके से जब आयास भार और आलंब के बीचों बीच में होगा तो वो सभी जो होंगे उदाहरण वो तृतीय प्रकार के उत्तोलक के होंगे। इसमें चिमटा तो हो गया, इसके साथ साथ जो छुरी होती है जिससे हम ब्रेड काटते हैं या कोई चीज़ काटते हैं वो भी इसी प्रकार के उत्तोलक में आती है। झाड़ू वो भी इसी प्रकार के उत्तोलक में है। अब हम बात कर लेते हैं अन्य सरल मशीनों के बारे में। एक इस उनसे जाने से पहले एक कंपैरेटिव चार्ट भी देख लेते हैं जल्दी से, कि अगर आलंब जो है टेक भार और आयास के बीच में है तो वो प्रथम प्रकार का उत्तोलक होगा। आलंब और आयास के बीच में भार है तो वो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होगा। और अगर आयास आलंब और भार के बीच में है तो वो तृतीय प्रकार का उत्तोलक होगा। तो इस तरीके से ये जान लेना है। अब बात कर लेते हैं घिरनी की। घिरनी आप सभी लोगों ने देखी होगी। घिरनी एक पहिया होता है, जब घर में नई बिल्डिंग बनती है या कहीं बोरिंग होते हुए देखा हो तो उसमें ऊपर घिरनी लगाई जाती है। तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। एक घिरनी छोटा सा पहिया होता है जो जनरली ढलमे लोहे का बना होता है, और उसके बीच में एक होल होता है जो बाजुओं से जुड़ा रहता है इधर उधर। और ये जो पहिया है अपने गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली तथा स्वयं के तल से लंबवत धुरी के चारों तरफ स्वतंत्रता पूर्वक घूमता रहता है, जो घिरनी होती है। अब घिरनी यहाँ पर ये घिरनी का यूज़ दिखाया गया है कि कुएं से बाल्टी बिना घिरनी के खींचना कितना कठिन है। उसके फिर बाद जब घिरनी लगा दी जाती है कुएं में तो बाल्टी को खींचना कितना आसान होता है। तो उसको यहाँ पर समझेंगे कि ये किस तरीके से हो पाता है। कि जब आप देखते हैं कि जल से भरी बाल्टी को बिना घिरनी के कुएं से बाहर जब खींचते हैं तो उसमें कठिनाई होती है तथा थकान भी जल्दी आ जाती है।
इसमें ऐसा होता है कि जो बल की दिशा है और गुरुत्वाकर्षण बल है के विपरीत होती है। यानी कि इस समय जब हम बाल्टी ऊपर खींचते हैं बिना गिरने के, तो बल की दिशा गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है और हम बाल्टी को ऊपर खींचते हैं। किंतु जब घिरनी की सहायता से जल से भरी बाल्टी को कुएं में बाहर खींचना होता है तो वो आसानी से खिंचाती है। ऐसा इसलिए होता है कि वस्तु को सीधा ऊपर खींचने के लिए हमें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर बल लगाना पड़ता है, लेकिन घिरनी के प्रयोग से बल की दिशा बदल जाती है, जिससे रस्सी के ऊपर खींचने की अपेक्षा नीचे की ओर खींचना आसान होता है। तो जब हम खींचते हैं रस्सी तो नीचे की तरफ खींचते हैं रस्सी, और बिना घिरनी के जब खींचते हैं तो रस्सी को हम ऊपर की तरफ खींचते हैं, और घिरनी लग जाती है तो फिर नीचे की तरफ खींचते हैं। देखो जरा इस चित्र में एक व्यक्ति है, वो घिरनी के माध्यम से रस्सी को नीचे खींच रहा है, और जब हम सीधे रस्सी को खींचेंगे बिना घिरनी के तो रस्सी को ऊपर खींचना पड़ेगा। तो रस्सी को सीधे ऊपर खींचना गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ये कठिन है, और गुरुत्वाकर्षण बल के मतलब उसमें समान में खींचना, रस्सी को नीचे खींचना ये आसान है। तो इस तरीके से घिरनी के प्रयोग से हम किसी भी कठिन काम को आसान बना सकते हैं। घिरनी का प्रयोग जो है बड़े बड़े कारखानों में, क्रेनों में, हैं, मकानों की भारी वस्तुओं को ऊपर चढ़ाने में, मंच पर पर्दा हटाने के लिए, ये सब काम है वो घिरनी के माध्यम से किया जाता है। अब हम बात कर लेंगे पच्चर की या बेज की। बेज कुल्हाड़ी को आपने देखा होगा कि लकड़ी को काटने के लिए यूज़ होती है। कुल्हाड़ी है, छेनी है, ये सभी पच्चर में आते हैं। तो उसमें होता क्या है कि एक आगे नुकीला हिस्सा होता है और पीछे मोटा सा हिस्सा होता है, ये बेज की स्थिति होती है। तो बेज मीन्स नुकीले आकृति की वजह से इसमें लकड़ी को हम आसानी से काट सकते हैं, लकड़ी में आसानी से ये घुस जाती है। तो ये भी एक प्रकार की सरल मशीन है। अब हम बात कर लेंगे पेच की। ये पेच है। पेच में आप देख रहे हैं कि ये चूड़ीदार नुमा यहाँ पर काट बनी हुई है, और बेलनाकार छड़ है जिसमें चूड़ी नुमा काट बनी हुई हैं, जिनको हम कसने के लिए यूज़ करते हैं। तो कसने के लिए ये है कि पेच से जब इनको कसते हैं तो इनकी चूड़ियाँ घूमने की दिशा में घुमाया जाता है, और जब इनको खोलना होता है तो उनको चूड़ियों को विपरीत दिशा में घुमा दिया जाता है। तो इस तरीके से अब इसका जो उपयोग है कि दो भागों को, किसी भी वस्तु के दो भागों को परस्पर कसने में या जोड़ने के लिए हम पेच का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने कुछ सरल मशीनों के बारे में जाना। इससे संबंधित अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप या यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।